ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में दो अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। और कोई भी व्यक्ति वह सर्पदंश से मरे, आपके पसंदीदा सांड से मरे, किसी हम तो हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की, हम तो करते ही हैं। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। देखो, सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर, ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। और पहली बार आपने देखा होगा, ठीक है, आपको अवसर नहीं मिल पाया, जनता ने इस लायक नहीं समझा कि आप कर नहीं सकते, इसलिए कहा कि भाई आप बाहर जाइए। और इसलिए डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने आते ही अन्नदाता किसानों के हित में ये कदम उठाया। अगर पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। एमएसपी कभी क्रैश केंद्र पे जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं, ठीक है। गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन हुई थी। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था।
ये भुगतान नगद किया गया था, इसमें डीबीटी भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94 लाख मीट्रिक टन की बजाय 225 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है और 41,299 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। सिंचाई की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कि वहां 12 से 17 के बीच में चाचा भतीजे के बीच में द्वंद्व का शिकार उत्तर प्रदेश के लोग होते रहे और यही कारण था कि भतीजे को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि चाचा हावी हो जाए, इसलिए पैसा ही नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। परिणाम था सिंचाई 12 से 17 के बीच में आ रहा हूं बहुत चिंता मत करो, आपकी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर दूंगा एक झटके में, एक एक करके। 8 परियोजनाएं पूर्ण हो पाई थी 12 से 17 के बीच और 17 से 22 के बीच में हम लोगों ने 20 परियोजनाओं को पूरा किया है। सिंचन क्षमता 12 से 17 के बीच में 1,95,900 हेक्टेयर को हुआ, 1,95,900 हेक्टेयर और 17 से 22 के बीच में 23,17,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे 44 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हुए। वही मैं कह रहा हूं ना, तो देखिए सच्चाई हमेशा थोड़ा कड़वी होती है और सत्य को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है आपके इस जनरल नॉलेज के लिए। मुझे तो आप पर मुझे तरस आती सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। मैं कहता हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया तो ये मोदी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां, इससे ज्यादा कोरा जोट और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां न पहुंच गया अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। ये सच्चाई थी ना, ये सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति एक स्थिति होती है हमेशा।
कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, तो ये लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं। मुझे नेता विरोधी दल के वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समरथ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गई। आपने तो कांवड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हरेक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है कि और संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है, सड़कें आवागमन के लिए नहीं। मैं वो आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं 17 में आया, मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में, हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी हमने प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है, कांवड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था, जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कांवड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। गाजियाबाद के बीच में 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में। ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है। परेशानी इस बात से नहीं है कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था, लेकिन यहां खुल चुका है। मैं कह सकता हूं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की परसेप्शन पर को बिगाड़ने का काम किया था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, वो किसी भी दल का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब का हो, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, उसको सम्मान की निगाहों से लोग देखते हैं। ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है।
इसके लिए शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सामूहिक प्रयास का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बनाते हैं। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, और नहीं तो इससे पहले जो था वो भी बाइंड अप होकर भाग रहा था। हर व्यक्ति के सामने स्वयं के जान के लाले पड़े हुए थे। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। आज तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तब परिणाम सामने आ रहे हैं। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है।